नमस्कार, ऑसम इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। सीटेट सीडीपी की आगे के क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं, क्योंकि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पिछले वीडियोस में क्वेश्चन 1 to 20 ऑलरेडी डील कर दिए हैं। 10-10 का सेट बनाया है मैंने। ये प्रीवियस ईयर का मतलब जो ऑनलाइन पेपर हुआ था ना, पहले दिसंबर 2021 जनवरी 2022 वो क्वेश्चन है। क्योंकि क्वेश्चंस के जरिए आप कंसेप्ट को समझिएगा तो कम समय में आसानी से आप आगे कम से कम एलिजिबल हो सकते हैं। खासकर उन छात्रों के लिए बोल रहा हूँ जो सीटेट आगे के चरणों में देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। व्हेन क्लासरूम क्लाइमेट इज पॉजिटिव देन लर्नर्स नो दैट दे आर वैल्यूड। जब कक्षा का वातावरण सकारात्मक होता है तब अधिगमकर्ताओं को ज्ञात होता है कि ऑप्शन 1 है, वे अपनी दिखावट व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादृत है। यही ऑप्शन सही है। यानी बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके ड्रेस के कारण या उन्होंने अचीवमेंट जो उन्होंने पहले हासिल किया हो, चाहे वो मार्क्स के बेसिस पर हो, डिफरेंसेस किए जा रहे हैं या उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है उस हिसाब से कि हाँ अच्छा मार्क्स लाया तो आप अच्छे हो, ख़राब मार्क्स लाए तो नहीं नहीं आप अच्छे नहीं हो, ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो तभी हम कहेंगे कि क्लासरूम का क्लाइमेट पॉजिटिव है। कब कहेंगे कि वे अपनी दिखावट व्यक्तित्व या सफलता से परे होकर एक व्यक्ति के तौर पर समादृत हैं। यानी ऑप्शन 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर भी ऑप्शन 2, 3, 4 को पढ़ते चलते हैं। उन्हें केवल तभी समादृत समझा जाएगा जब वे कक्षा मानकों को साबित करते हैं, गलत। सिर्फ तभी समादृत समझा जाएगा जब वे परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करे, गलत। उन्हें सिर्फ तभी समादृत समझा जाएगा जब वे अपनी जगह पर बैठे और सिर्फ तभी बोले जब पूछा जाए, ये भी गलत। क्लासरूम का जो वातावरण है वो लोकतंत्रात्मक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, स्टूडेंट्स प्रियर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान और समझ हिंडर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल गलत। इसका ऑप्शन 2 सही है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज बनाते हैं, फैसिलिटेट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ शुड ए टीचर एनकरेज एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर। एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए? अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना चाहिए, बिल्कुल सही। ऑप्शन 1 ही इसका बिल्कुल सही है और बाकी सबको नेगेटिव है वो। जैसे कि प्रत्यास्मरण और पुनरावृत्ति पर बल देना। जहाँ बार बार रोट लर्निंग की बात है उसको तो हटा दीजिए, क्योंकि ना तो एनसीएफ 2005 नहीं एनईपी 2020 कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करता है प्रत्यास्मरण और पुनरावृत्ति को। ऑप्शन 3 है, प्रत्यक्ष निर्देशन का तरीका इस्तेमाल करना, गलत। बारंबार पुरस्कार और सजा देना, ये भी गलत। देखिए, पुरस्कार तो दिया जाता है, कभी एनुअल एग्ज़ाम हुआ एंड में एग्ज़ाम के बेसिस पर, या कहीं खेल प्रतियोगिता जीती उसमें जिसने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया तो साल में एक बार या दो बार अगर हम उनको अवार्ड दे रहे हैं तो चलिए वो सही माना भी जा सकता है। लेकिन यहाँ देखिए शब्द इस्तेमाल कीजिए, शब्द इस्तेमाल हुआ है ऑफरिंग फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट शब्द को ध्यान से देखिए। बार बार पुरस्कार देना, बार बार सजा देना सही बात नहीं, सजा तो देना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या होता है ना कि बार बार हर चीज़ के लिए पुरस्कार दे रहे हैं आप उसको, तो उसमें भौतिकवादी स्वरूप आ जाएगा, ठीक है ना। तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें अन्वेषण और पूछताछ को बढ़ावा देना बिल्कुल सही है। बच्चे ग्रुप में बैठेंगे, किसी मुद्दे को लेकर डिस्कशन करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, सवाल करेंगे, वो ज़्यादा बेटर तरीका है। क्वेश्चन नंबर 24, सेशन ए कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर वुड एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर मल्टीपल सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड नॉट रिलाई ऑन टेक्स्ट बुक अलोन। मैं तेज़ी से पढ़ रहा हूँ क्योंकि आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। Reason are, learning is sought actively by learners and thereby constructed collaboratively by the student and the teacher. Choose the correct option. हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ। एक संरचनात्मक अध्यापिका बच्चों को ज्ञान के लिए विविध स्रोतों को खोजने और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर निर्भर ना कर रहने के लिए प्रोत्साहित करेगी, बिल्कुल सही है। फिर कारण आर देखिए, अधिगमकर्ता सक्रिय रूप से अधिगम के लिए इच्छुक होते हैं और फलस्वरूप अध्यापिका और विद्यार्थी परस्पर सहयोग से अधिगम की संरचना करते हैं। सही विकल्प चुने। सही विकल्प है कि दोनों ही सही है और आर ए को सपोर्ट कर रहा है, यानी बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है ए का, तो ऑप्शन 1 इसका सही है। नेक्स्ट देखें, facilitating discussion on real life problem and encouraging a student for reflecting on different perspective will be helpful in developing dash among students। क्या होना चाहिए? इसका क्रिटिकल थिंकिंग होगा। जहाँ भी क्रिटिकल थिंकिंग वाले महोदय आएंगे आप उनको टिक कर दीजिएगा। नेगेटिव वर्ड्स को हमेशा छाट के रखिए, जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको हमेशा ले करके चलिए। अनटिल एंड अनलेस मतलब कंडीशन जब तक कि क्वेश्चन में ही ट्रू और नॉट ट्रू करके नहीं पूछा है, तो क्वेश्चन एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको हिंदी में देखिए,
वास्तविक जीवन की समस्याओं पर चर्चा को सुसाध्य करने और विद्यार्थियों को विविध परिप्रेक्ष्यों पर चिंतनशील होने के लिए प्रोत्साहित करने से विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन का विकास में मदद मिलेगी। और NEP 2020 भी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए बोलती है। ठीक है, और क्रिटिकल थिंकिंग से मिलते जुलते बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे आगे वाले सीटेट में, तो इस शब्द को तो पकड़ के बैठिए और जहाँ भी मिले ना आज समझ लीजिए कि ज़्यादातर आंसर आपका यही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैरियर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग का बैरियर क्या है? मीन्स एंड एनालिसिस, ये बैरियर नहीं है। फंक्शनल फिक्सेडनेस, ये बैरियर है। वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी, ये भी बैरियर नहीं है। ह्यूरिस्टिक, ये भी बैरियर नहीं है। इसका सही आंसर होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में बैरियर क्या है? फंक्शनल फिक्सेडनेस सबसे बड़ा बैरियर है इसमें। बाकी तो समझ में ही आ रहा होगा। मान लीजिए वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या होता है इसमें कि जैसे कि हम सवाल हल करते करते सॉल्यूशन में आ गए। अब सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हुए फिर प्रारंभिक बिंदु तक जाइए। जैसे कि कंप्यूटर में कैसे अंडू करते हैं, आपने कुछ शब्द लिखा, जैसे ही आप Ctrl+Z या अंडू दबाते हैं तो एक स्टेप पीछे जाते हैं ना, तो पीछे अगर जहाँ से एंड किया है वहीं से स्टार्ट करके स्टार्ट तक चले जाएं तो वो वर्किंग बैकवर्ड स्ट्रेटजी होता है। ठीक है, फंक्शनल फिक्सेडनेस इसमें सही नहीं है। तो समस्या समाधान में से कौन सा अवरोधक है? अवरोधक आपका इंग्लिश है, इंग्लिश में देख लीजिए फंक्शनल फिक्सेडनेस, और हिंदी में देखिएगा तो प्रकार्यात्मक आबद्धता है। इतना शुद्ध हिंदी जनरली समझने में मुश्किल होती है ना, इसलिए आपको मैंने इंग्लिश में यहाँ याद करने के लिए बोला। कई ऐसे टर्म्स होंगे जो बिल्कुल ही शुद्ध हिंदी में होंगे तो उनसे याद करने में बचिए, क्योंकि शुद्ध हिंदी आम बोलचाल में ज़्यादा प्रयोग नहीं की जाती है। ठीक है, और सुविधा के लिए जिसको जैसे हो इंग्लिश में समझ में आता है इंग्लिश में पढ़िए, हिंदी में समझ में आता है हिंदी में समझिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, डैश इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी टू रिस्पॉन्ड टू द एरर्स मेड बाय स्टूडेंट। हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक विद्यार्थी द्वारा की गई त्रुटियों के प्रत्युत्तर के लिए सर्वाधिक प्रभावी योजना क्या है? ऑप्शंस, सीधे तौर पर बच्चे को उत्तर बताना, नहीं, हमेशा अगर कोई क्वेश्चन में बच्चा फंस जा रहा है, ठीक है, या गलतियां कर रहा है तो सीधे तौर पर बच्चे को उत्तर मत बताइए। ऑप्शन 2 है बिना किसी टिप्पणी के अंक कम करना, यह भी उसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं हुआ। विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना, ये बिल्कुल सही है। मैंने पहले ही बोला थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग को पकड़ लीजिए एकदम से। ठीक है, यहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, लेकिन वो बच्चे को सॉल्व करने के लिए जो चिंतन की प्रक्रिया कर रहा है वो एक्चुअली में उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में फ़ायदा दे रहा है उसको। ठीक है, ऑप्शन 4 विद्यार्थियों को दूसरों के समक्ष तिरस्कृत करना, ये तो बिल्कुल ही नेगेटिव है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 3 विद्यार्थियों को प्रश्न हल करने की प्रक्रिया पर चिंतन करने के लिए कहना। जो लोग भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, देखिए इसमें एक अप्रोच, जब ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था तो सीटेट के द्वारा एक पब्लिक नोटिस दिया गया था जिसमें कहा गया था कि क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिससे वो बच्चे चुन करके आएँ, वो विद्यार्थी या वो कैंडिडेट चुन करके आएँ, सीटेट वही निकाले जिनमें एक पैशन हो। तो पैशन, अगर आप बच्चों को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए बच्चा भगवान होना चाहिए। यानी हर वो आंसर जो बच्चे के लिए लाभदायक है वही आपका आंसर होगा, और हर वो अप्रोच जो बच्चे के खिलाफ जा रहा है वो आपका आंसर नहीं होगा। इस बेसिस पे अगर आप चलते हैं तो CDP में 20 से 25 मार्क्स आ जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, ज़्यादा अच्छे मार्क्स के लिए कुछ वैज्ञानिकों के नाम भी याद होने चाहिए, जैसे नोआम चोम्स्की हो गए, वाइगॉस्की हो गए, जीन पियाजे हो गए, कोहलबर्ग हो गए, गार्डनर हो गए। अगर क्वेश्चंस में इन वैज्ञानिकों का नाम आता है तो हम उनसे भी मिल लेंगे। इसलिए तो मैं आपको क्वेश्चन बेस्ड ले जा रहा हूँ ताकि कम समय में बेहतर से बेहतर मार्क्स लाया जा सके। ये स्ट्रेटजी है शॉर्ट टर्म के लिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म में तो फाउंडेशन से पढ़ना होगा, और फाउंडेशन से पढ़ने के लिए अभी तो समय नहीं है जो उन लोग के लिए जो लोग तुरंत सीटेट का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम तो चल ही रहा है। क्वेश्चन नंबर 28, assertion A, for meaningful learning to take place it is important that children feel loved and valued। मतलब अर्थपूर्ण अधिगम के लिए ज़रूरी है कि बच्चे समझे कि उन्हें प्यार व सम्मान दिया जा रहा है। सही है। तर्क क्या दिया जा रहा है? अधिगम में संवेग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही है। इमोशंस, ऐसा नहीं है कि मायने नहीं है, इमोशंस के बहुत मायने हैं। पढ़ने लिखने में बच्चों के जो इमोशंस हैं, इमोशंस भी डेवलप कर रहे हैं।
आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ अफेक्टिव डेवलपमेंट भी तो हो रहा है। ठीक है, ब्लूम का सिद्धांत क्या बोलता है आपको? ठीक है, तो इमोशंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन कंडीशन, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए और आर दोनों सही है और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन। देखिए, मोटिवेशन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि मोटिवेशन आंतरिक भी होती है, बाहरी भी होती है। कई वैज्ञानिक बोलते हैं कि मोटिवेशन आंतरिक होती है और आंतरिक जो मोटिवेशन होती है वही सबसे ज़्यादा सही माना जाता है। ठीक है, जैसे कि आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो क्या आप इस वीडियो तक आए? क्या किसी ने आपको बताया कि इस वीडियो में आइए, इसी को देखिए? नहीं, आप खुद ढूंढते ढूंढते, क्योंकि आपको सीटेट का एग्ज़ाम निकालना था तो अंदर से एक मोटिवेशन आया कि हम ऐसा क्या करें कि शॉर्ट टर्म में कुछ ऐसा पढ़ लें कि हमको एक कंसेप्ट मिल जाए मिलता जुलता और ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और हम सीटेट को एलिजिबल हो जाए। खासकर उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, उन कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जो कम से कम मेहनत पे एक स्ट्रैटेजी अपना करके सीटेट का एग्ज़ाम निकालना चाह रहे हैं, जिनके सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक है, तो इसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन यहाँ पर क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? आई विल डू इट टू गेट द प्रेज, मतलब मैं प्रशंसा पाने के लिए कार्य करूँगा? नहीं, आप दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं ना, तो वो आंतरिक नहीं है, वो तो बाहरी हो गया। तो इससे नहीं चलेगा, ये गलत है। मैं सज़ा से बचने के लिए कार्य करूँगा, ये भी गलत है। इससे आप किसी बाहरी फैक्टर के द्वारा प्रभावित हो जा रहे हैं ना। ऑप्शन 3, मैं ये कार्य इसलिए करूँगा ताकि दूसरे लोग मेरी अच्छी छवि बन जाए, दूसरे लोगों में मेरी अच्छी छवि बन जाए, ये भी बिल्कुल गलत है, ये आंतरिक मोटिवेशन नहीं है। चौथा ऑप्शन पढ़िए, मैं यह कार्य करूँगा क्योंकि मुझे इसे करने में आनंद आता है, ये है आंतरिक मोटिवेशन। तो निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो ऑप्शन 4 इसका बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन सीडीपी का इस सेट का, क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर हिंडर्स चिल्ड्रन सक्सेस इन स्कूल? रिजिड करिकुलम, फॉर्मेटिव असेसमेंट, कंस्ट्रक्टिव पेडागॉगी, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। हिंदी में देख लें, विद्यालय में बच्चों की सफलता में कौन सा कारक बाधा उत्पन्न करता है? कठोर पाठ्यचर्या बाधा उत्पन्न करता है? बिल्कुल बाधा उत्पन्न करता है। करिकुलम शुड बी फ्लेक्सिबल, तो यही आपका सही उत्तर है। बाकी फॉर्मेटिव असेसमेंट तो होना ही चाहिए, कंस्ट्रक्टिव पेडागॉगी होना ही चाहिए, फ्लेक्सिबल टाइम टेबल होना ही चाहिए। और NEP 2020 भी पढ़िएगा तो उसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट को सपोर्ट किया है, समेटिव असेसमेंट को ज़्यादा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। तो इसमें आपको CDP के जो 30 क्वेश्चन होते हैं, ये पेपर 2 के क्वेश्चन थे जो कि मैंने आपको करवा दिए। आगे चलकर आपको साइंस के भी पेडागॉगी और मैथ्स के भी पेडागॉगी, हिंदी, इंग्लिश जो भी है, सामाजिक विज्ञान, वो मैं वीडियो डालता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।